एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे वेनेजुएला में लगातार बैक टू बैक जो 2 भूकंप आए उसकी वजह से भारी तबाही मची हुई है। जिसमें पहला भूकंप 7.2 की तीव्रता का था, तो वहीं दूसरा भूकंप 7.5 की तीव्रता का था। ऐसे में ये जो बैक टू बैक भूकंप आए वेनेजुएला में, इसका आसपास के देशों का क्या कुछ प्रभाव होगा और इसी के साथ साथ में इस भारत के साथ सहयोग किया जाना है, ये कितना महत्वपूर्ण होगा। इन्हीं तामुत्र बात पे हमारे साथ खास समान है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा। डॉक्टर ओपी मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी, डॉक्टर ओपी मिश्रा, आपसे मेरा पहला सवाल है कि वेनेजुएला में बैक टू बैक जो लगातार 2 भूकंप आए, जिसमें पहले की तीव्रता 7.2 और दूसरे की तीव्रता 7.5 दर्ज की गई, इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, जो वेनेजुएला का अर्थक्वेक हुआ वो जो है बहुत ही कॉन्ग्रेट फॉल्ट मल्टीपल फॉल्ट सिस्टम में हुआ है। पहला जो हुआ अर्थक्वेक 7.2 वो एक फॉल्ट का ट्रिगरिंग था। इट वाज द रप्चर ऑन द वन फॉल्ट, बट उसके बाद ही 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में जो 7.5 का जो रप्चर हुआ वो दूसरे फॉल्ट का था, बट दोनों बोथ फॉल्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। सो देयर आर द सीरीज ऑफ फॉल्ट्स। क्योंकि वेनेजुएला का लोकेशन देखेंगे तो इट वाज द सेस्मोटेक्टोनिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि कैरेबियन प्लेट एंड आपका साउथ अमेरिकन प्लेट आर स्लाइडिंग टू ईच अदर। एज ए रिजल्ट देयर आर द मेनी फॉल्ट सिस्टम। जैसे कि आप देखिएगा जो बोकानो फॉल्ट्स है, सान सेबिटान फॉल्ट्स है, मोरोन फॉल्ट्स है। These all the fault system has created a series of the earthquakes of bigger. So these are the actually different source zone of adjacent faulting mechanism. Two faults ruptured in the 2 stages. That's why वो अर्थक्वेक कितना जल्दी जल्दी दोनों फॉल्ट पर हुआ, क्योंकि उसका सिस्टम ही ऐसा है। ये यूनिक सिस्टम है एक्चुअली। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, लेकिन जिस तरीके से वेनेजुएला में लगातार बैक टू बैक 2 भूकंप आए, उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका प्यूर्टो रिको और साथ ही वर्जिन आइलैंड है, उस पर क्या कुछ इम्पैक्ट होगा, इसके लिए कितना खतरनाक है? एक्चुअली ये 7.2 7.5 में 7 के और 8 के मैग्नीट्यूड के बीच वाले अर्थ को हम लोग इसको जनरली ग्रेट अर्थक्वेक बोलते हैं, डैमेजिंग अर्थक्वेक बोलते हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो एडजेसेंट जगह पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जितने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं और जितने इसके बिल्डअप स्ट्रक्चर है, सब पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अर्थक्वेक का जितने सेस्मिक एनर्जी जो रिलीज हुआ वो जाके कहीं ना कहीं फिर एक्यूमुलेट होगा और वो जो है नया सेस्मिक जोन बन सकता है। तो इसलिए ये दोनों अर्थ जो 2 फॉल्ट सिस्टम पर हुआ, मल्टीपल फॉल्ट सिस्टम है, सीरीज ऑफ फॉल्ट सिस्टम्स है। और इसके बाद अब ये देखना है कि 24 आवर्स 48 आवर्स में इसके दोनों अर्थक्वेक के मेन शॉक यदि 2 है, 7.2 और मेन शॉक 7.5 है, तो ये दोनों का सीरीज जो है आफ्टर शॉक शुरू होगा। और मैंने पहले भी कहा है कि आफ्टर शॉक जो है 1.1 से 1.2 मैग्नीट्यूड रिड्यूस होकर करेगा। अब इसके लिए स्टेबलाइजेशन जरूरी है। तो ये इसका इंपैक्ट जो है एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो मैनमेड स्ट्रक्चर्स है उस पर भी काफी पड़ेगा। क्योंकि ये सिस्टम जो है सेस्मिक प्रोपगेशन काफी फास्टेस्ट रहा है और शैलो डेप्थ का है। इसका गहराई जो है केवल 13 से 14 किलोमीटर के नीचे तक है, इसलिए इसकी शेकिंग जो है काफी डैमेजिंग रहा। यही यदि डीपर डेप्थ में होता तो नहीं होता। आपने देखा होगा आज जापान का भी अर्थक्वेक हुआ, वो डीपर था, 60 किलोमीटर तक था, इट वाज नॉट डैमेजिंग। उसी तरह से अमेरिका का मैग्नीट्यूड 5.8 और 1 था, लेकिन उसका शैलो डेप्थ था, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रक्चर सब रेजिलिएंट थे उससे। जी, डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से वेनेजुएला में लगातार बैक टू बैक 2 भूकंप आए, उसके बाद भारी तबाही भी देखने को मिल रही है, इसका किन-किन देशों पर असर दिखाई देगा, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? एक्चुअली ये अर्थक्वेक का 2 इंपैक्ट है। एक तो ये ट्रांस बाउंड्री अर्थक्वेक है, जितना ही कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के जो भी इर्द गिर्द जो कंट्रीज हैं उसके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोलंबिया में काफी इसकी शेकिंग फील हुई और कैरेबियन कंट्रीज में भी हुआ। और इस तरह से आपको याद होगा मार्च 28 में जो 28 मार्च को 2025 में जो आपका म्यांमार का अर्थक्वेक हुआ था, जो कि म्यांमार से इंपैक्ट जो है उसका बैंकॉक तक पड़ा, उसका जो है थाईलैंड को। तो इसका इम्पैक्ट जो है सराउंडिंग कंट्री में होगा, जहां जहां इसके कॉन्जुगेट फॉल्ट सिस्टम का इंटरकनेक्शन होगा। और इससे दूसरा लेसन ये मिलता है कि अर्थक्वेक के जितने स्ट्रक्चर्स यदि रेजिलिएंट नहीं है
तो डैमेज जो है काफी हो सकता है। और ये इसीलिए उसका जितने स्ट्रक्चर से इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो 7.2 7.5 मैग्नीट्यूड के सहन करने के लायक नहीं थे। ये पूरा पुराना बिल्डिंग डिजाइन कोड पर बना हुआ था। 1812 में भी इसी तरह की तहलका मची थी वेनेजुएला में। उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, कुछ टेक्नोलॉजी के साथ बिल्डिंग डिजाइन कोड ये बनाए हैं, लेकिन ये डायनेमिक बिल्डिंग डिजाइन कोड के अनुसार जो है ये सैलोअर डेप्थ और मोर मैग्नीट्यूड के बेस पर नहीं खरा उतरा, इसलिए डैमेज हुआ। तीसरी बात ये है कि अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक का जो टाइमिंग था वो काफी खतरनाक टाइमिंग था। ये बहुत सुबह में 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच में हुआ है, जिसमें कि हर आदमी अपने घर में सो रहा होता है। जी। यदि ये ऑफिस का आवर होता तो डैमेज और मरने की संख्या कम होती। तो इसका मतलब कि इस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है टाइमिंग का, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट यदि बनाए तो जो है काफी हद तक जो है इसकी जानमाल की क्षति जो है रुकी जा सकती थी। यही अर्थक्वेक आपको याद होगा 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यदि 2011 में 11 मार्च को हुआ था सेंडाई सिटी में। कोई भी स्ट्रक्चर का क्षति नहीं हुआ अर्थक्वेक से, लेकिन सुनामी के वेव से, पानी से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से डैमेज हुआ था, क्योंकि सुनामी वाल उनका उतना टॉलर नहीं था। इसका मतलब कि इंजीनियरिंग सोल्यूशन यदि ठीक से बनाया जाए, स्ट्रक्चर यदि रेजिलिएंट हो, तो जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। जी। डॉक्टर अभी मिश्रा, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि वेनेजुएला में आई भारी तबाही के बीच कहीं कि भारत सरकार द्वारा जो मदद पहुंचाई जा रही है, ये कितनी महत्वपूर्ण होगी वेनेजुएला के लिहाज से? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वैश्विक कम्युनिटी है जहां पर वेनेजुएला जो है टेक्टोनिक जोन में है, और हमको लगता है कि ये पहुंचाना भी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस कंट्री में है, हमारा कंट्री टर्की को भी हेल्प किया है, हमारा कंट्री जो है जापान को भी हेल्प किया है। हमारे कंट्री का पोस्ट डिजास्टर और ड्यूरिंग डिजास्टर्स मेजर्स का जो करने का जो स्किल है, नॉलेज है, वो शायद ही किसी कंट्री में होगा। तो ये जो बहुत से कंट्री के जो दे रहे हैं उनको राहत दे रहे हैं, या कोई सामग्री दे रहे हैं, या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा ही इंसानियत पर ही है। बहुत लॉस की है लाइफ, बहुत से बच्चे, बहुत से बूढ़े महिलाओं को क्षति हुई है, बहुत वल्नरेबल जोन में लोग फंसे हुए हैं। तो हमको लगता है कि हेल्प करना जरूरी है। इस कंडीशन में ग्लोबल एक फेटर्निटी है। इंडिया तो वसुधैव कुटुंबकम का गिफ्ट करता है, मंत्र लेकर चलता है, और जहां भी किसी की जरूरत होती है तो इंडिया सबसे पहले रहता है। भारतवर्ष करता है, किया है। तो ये तो काफी दुखद घटना है अर्थक्वेक एरिया में हुआ, लेकिन ये होना ही था, क्योंकि डिमार्केटेड जोन है, कोई नया जोन में, वर्जिन जोन में तो हुआ नहीं है। इसलिए अर्थक्वेक प्रोन जोन है, जहाँ का फॉल्ट जो है मोरून फॉल्ट है, या बोकोनो फॉल्ट है, सैन सेबेस्टियन फॉल्ट है, ये सारे फॉल्ट एक्टिव है। ये इनलैंड फॉल्ट और ऑफशोर फॉल्ट है, जो कभी भी एक्टिवेट होंगे, अर्थक्वेक करते रहते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाना वेनेजुएला के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोस्टल बेल्ट पर है, प्लेट टेक्टोनिक के बेल्ट पर है, प्लेट कोलिजनल टेक्टोनिक बेल्ट पर है। तो यहाँ पर हमको लगता है कि ये हर तरीके से प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, पोस्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स का जो भी दे रहे हैं, उसमें जरूरी है वेनेजुएला के लिए। जी। डॉक्टर अभी मिश्रा, आपने हमारे लिए समय निकाला, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।